Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar working as Assistant Professor in Department of Mechanical Engineering, and I welcome you again in third lecture of Machine Design and Drawing. Here before in last two lectures we have discussed two cases for designing the shaft. First case was when the shaft is subjected to twisting moment, that means a torque, and second case was when shaft is subjected to bending moment. Now what will happen when the shaft is subjected to both twisting moment as well as bending moment simultaneously? So to account this, when shaft is subjected to combined twisting moment and bending moment, to account the failure or the to avoid the failure, two theories has been suggested by inventor. First theory is maximum shear stress theory, or GUEST theory, GUEST, GUEST theory. According to this theory, and second one is maximum normal stress theory or Rankine theory. Especially maximum shear stress theory is suggested when the material is of ductile nature, and maximum normal stress theory or Rankine theory is suggested when the material is a brittle nature. Okay, so let us see the first case. Maximum shear stress theory gives maximum shear stress tau max equal to half under root sigma b स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर. एक्चुअली ये फॉर्मूला भी हमने देखा है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में, जब हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और स्ट्रेंथ डिस्कस किया था, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल प्लेन, जिसमें हमने मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी निकाला था, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाले थे हमने. ओके, मेजर एंड माइनर उसके साथ में ये था, तो ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी देखा है. ओके, सो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टाउ मैक्स इज हाफ सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, वेयर sigma b will be bending stress and this tau is shear stress. Got it? Now we know very well, हमने लास्ट केस में एक्सप्लेन किया था, जब when shaft is subjected to twisting moment, तो हमारे पास में फॉर्मूला था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ T इक्वल टू पाई बाय 16 torque T is equal to pi by 16 tau d cube, where shear stress and d is diameter. और जब बेंडिंग मोमेंट को सब्जेक्टेड रहता था शाफ्ट, तो m इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, पाई बाय 32 सिग्मा बी डी क्यूब. ये फॉर्मूला टॉर्क का है, ये बेंडिंग मोमेंट का है. ये तब जब ट्विस्टिंग मोमेंट से सब्जेक्टेड है, ये बेंडिंग मोमेंट से सब्जेक्टेड है. इसमें टाउ क्या है, शेयर स्ट्रेस, इसमें सिग्मा बी क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस. ओके, डी स्टैंड्स फॉर डायमीटर. नाउ इससे हम टाउ की वैल्यू और यहां से हम सिग्मा बी की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो देखो ये इक्वेशन, टाउ विल बी 16 इंटू टी, इधर गया, डिवाइड बाय पाई डी क्यूब नीचे आया, पाई नीचे आया. ठीक है, और यहां से हम बेंडिंग मोमेंट के लिए बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं. बेंडिंग स्ट्रेस विल बी 32m बाय पाई डी क्यूब, नीचे आएगा पाई इंटू डी क्यूब. ठीक है, सो अभी मैं यही इक्वेशन कंटिन्यू कर रहा हूं यहां पे. सो टाउ मैक्स इक्वल टू हाफ अंडर रूट व्हाट इट 32m पाई डी क्यूब, 32m बाय पाई डी क्यूब, इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, प्लस 4 इंटू टाउ स्क्वायर, टाउ इज 16t बाय पाई डी क्यूब, 16t बाय पाई डी क्यूब, और इसका स्क्वायर. ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें हम तो हाफ, देखो 32m बाय पाई डी क्यूब स्क्वायर, अगर मैं इसको लिखूं जैसे 32m
बाय पाई डी क्यूब प्लस ये 2 का स्क्वायर है और ये टर्म इसका स्क्वायर है, सो कैन आई राइट लाइक 2 इंटू 16 बाय पाई डी क्यूब होल स्क्वायर। मैंने 4 को अंदर प्लांट कर दिया तो ये बन जाएगा 32 सीधा सीधा, तो ये हो गया आपका 32 टी एज इट इज। टी ऑलरेडी है तो देखो टर्म, तो यहाँ पे कॉमन क्या निकल सकता है 32 पाई डी क्यूब स्क्वायर रूट के अंदर, और स्क्वायर रूट के बाहर क्या निकलेगा, इसका भी स्क्वायर है, ठीक है, इसका भी स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो 1/2 और स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा 32 m बाय पाई डी क्यूब, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, सेम टर्म है 32 बाय पाई डी क्यूब यहाँ से, और 32 बाय पाई डी क्यूब बाहर निकल रहा है, ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के साथ में कट जाएगा। अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहाँ पे m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ पे आया m क्यों आएगा, m नहीं आएगा, m तो अंदर आ गया ना और t अंदर है, तो यहाँ पे 32 बाय पाई डी क्यूब हमने कॉमन निकला सिर्फ, तो यहाँ पे आएगा 16 बाय पाई डी क्यूब अंडर रूट m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। क्या करें हम, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे आया, ये था आपका टाउ मैक्स। सो अगर इस रिलेशन को की वैल्यू निकालते हैं अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो ये पूरी टर्म इधर भेज रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा देखो ये जाएगा पाई इधर, देन टाउ मैक्स और डी क्यूब नीचे आ रहा है 16, सो पाई बाय 16 टाउ मैक्स डी क्यूब इक्वल टू यहाँ पे आया अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ओके, ये जो टर्म है अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर क्या है, बेंडिंग मोमेंट भी है, ट्विस्टिंग मोमेंट भी है, तो इस टर्म को बोलते हैं मैक्सिमम इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। क्लियर है, ये हो गया इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट विच इज डिनोटेड बाय टी ई। सो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसी इक्वेशन को लिख रहा हूं डिनोटेड बाय टी ई, तो मैक्सिमम इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, नॉट मैक्सिमम, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट इक्वल टू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, या फिर इक्वल टू ये टर्म पाई बाय 16 टाउ मैक्स इंटू डी क्यूब। समझ में आ गया, क्लियर है। हमने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से वो पहले फॉर्मूला लिया, उसमें हमने टॉर्क और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू से शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकाली, उस फॉर्मूले में पुटअप किया, सॉल्व किया। ये जो हमें रिलेशन मिला अंडर रूट, स्पेसिफिकली अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इस टर्म को बोलते हैं इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है, डिनोटेड बाय टीई। सो टी इज इक्वल टू ये टर्म इक्वल टू ये टर्म पाई बाय 16 टाउ मैक्स डी क्यू। क्लियर है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड थ्योरी, दैट इज अ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। Second theory was maximum normal stress theory or Rankine theory. Formula is already given in the data book. Okay, so maximum normal stress में जो maximum bending stress रहेगा, बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी मैक्स, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो रहेगा उस इक्वेशन में, उस इक्वेशन की वैल्यू या फिर फॉर्मूला दिया है हाफ ब्रैकेट m
प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. This is the formula given for maximum bending stress theory. Let me check. Yes, it is correct. Maximum bending stress sigma max, जैसे हमने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू लिखी थी या फिर फॉर्मूला लिखा था, तो ये फॉर्मूला एक्चुअली. तो इसमें सबसे पहले ये तो हमें फाइनल आउटपुट है जो हमें मिलेगा. तो सबसे पहले क्या है एक्चुअली, दैट इक्वेशन it is half sigma b plus half under root sigma b स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर. वही टर्म है, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, और इस सेपरेट ये टर्म है जिसमें सिग्मा बी स्टैंड्स फॉर बेंडिंग स्ट्रेस, टाउ स्टैंड्स फॉर शियर स्ट्रेस. ठीक है. तो एक्चुअली ये जो थ्योरी है इसने सजेस्ट किया कि मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है, फिर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू ये है, ये फॉर्मूला है. ठीक है. और ये दोनों थ्योरी पे डिपेंड हमें शाफ्ट पे अप्लाई करनी है और शाफ्ट का डायमीटर फाइंड आउट करना है. ठीक है. कब? जब शाफ्ट टॉर्क एंड बेंडिंग मोमेंट को सब्जेक्टेड है, तब साइमल्टेनियसली दोनों चीजें उस पे है, तब ये दोनों थ्योरी से हम डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट व्हाट वी आर डिस्कसिंग. सो फर्स्ट थ्योरी हो गई मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, सॉरी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस. सेकंड थ्योरी है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, जिसका फॉर्मूला, जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेस का फॉर्मूला ये दिया है, हाफ सिग्मा बी प्लस हाफ अंडर रूट सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर. नाउ ऑलरेडी हमें वैल्यू पता थी, टाउ की वैल्यू थी 16, देख लेते एक बार. t इज इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ डी क्यूब. सो टाउ हो जाएगा 16 इंटू टी बाय पाई डी क्यूब, और m इक्वेशन था हमारा पाई बाय 32 सिग्मा बी डी क्यूब. तो सिग्मा बी क्या हो जाएगा 32 इंटू एम बाय पाई डी क्यूब. ठीक है. सो फिर से ये इक्वेशन लेंगे और ये दोनों वैल्यूज उसमें प्लेस करेंगे. ओके. सो सिग्मा बी मैक्सिमम इक्वल टू फॉर्मूला है हमारा हाफ सिग्मा बी. सो हाफ सिग्मा बी के लिए हम प्लेस करेंगे 32 एम बाय पाई डी क्यूब प्लस हाफ अंडर रूट सिग्मा बी स्क्वायर है. सो 32 एम बाय पाई डी क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर. सो 16 टी बाय पाई डी क्यूब का स्क्वायर. तो देखो मैं इसको लिख सकता हूं अभी, ये 2 को अगर मुझे अंदर प्लेस करना है तो 2 का स्क्वायर, सो 2 और इस टर्म का स्क्वायर, तो 32 टी बाय पाई डी क्यूब स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं. अगले टर्म में लिख रहा हूं, देखो सिग्मा बी मैक्सिमम इक्वल टू हाफ 32 एम बाय पाई डी क्यूब प्लस हाफ अंडर रूट 32 एम बाय पाई डी क्यूब का स्क्वायर प्लस ये 16 एज इट इज है, यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर लिख रहा हूँ, मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 16 32 टी बाय पाई डी क्यूब का स्क्वायर. अब देखो पूरे टर्म से हम क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 32 बाय पाई डी क्यूब निकाल सकते हैं. सो मैंने निकाल लिया हाफ और 32 बाय पाई डी क्यूब ये निकाल लिया. तो यहाँ पे क्या बचा, m बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, स्क्वायर रूट है. यहाँ पे सिर्फ 32 बाय पाई डी क्यूब तो हमने कॉमन निकाला, तो m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. गॉट इट. यहाँ पे 16 कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में फॉर्मूला है ऑलरेडी, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे 32 बाय पाई डी क्यूब एंड इन ब्रैकेट हाफ मैंने यहाँ पे लिखा और ब्रैकेट में m प्लस अंडर रूट
एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और फिर ये ब्रैकेट कंप्लीट। एक्चुअली हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन स्पेशली मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि ये जो टर्म है हाफ एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये है, दिस टर्म इज नोन एज इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। जस्ट लाइक ये इतनी टर्म जो थी अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसको हमने बोला था इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। लेकिन ये कंप्लीट जो टर्म है हाफ इन ब्रैकेट m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, दिस टर्म इज नोन एज इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। सो इसको कंप्लीट करते हैं, सिर्फ इस टर्म की वैल्यू निकालते हैं, या इस साइड में था सिग्मा बी मैक्स, सो दिस टर्म, इस साइड में सिर्फ यही टर्म लिख रहा हूं मैं, हाफ m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू, इधर जाएगा पाई, नीचे आएगा 32 पाई बाय 32 सिग्मा बी मैक्सिमम इंटू डी क्यूब, गॉट इट, एंड दिस टर्म इज नोन एज इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। एज बिफोर वी हैव सीन इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, जो सिर्फ इतनी टर्म थी। अब ये कंबाइन हाफ m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, दिस टर्म इज नोन एज इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, सो एंड विच इज डिनोटेड बाय m सफिक्स e। सो इसका कंप्लीट इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, हेंस इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट ME इक्वल टू ये टर्म हाफ ब्रैकेट m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू ये टर्म पाई बाय 32 सॉरी सिग्मा बी मैक्सिमम इंटू डी क्यूब। सो विद these two theory or with these two formulas, maximum twisting moment and maximum bending moment, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट एंड इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, दोनों थ्योरी से हम फिर से डायमीटर निकाल सकते हैं। कि अगर सबसे पहले आप बेंडिंग मोमेंट निकालो, टॉर्क निकालो, इस थ्योरी के लिए, इस इक्वेशन के लिए यूज करो थ्योरी फॉर इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, तो यहाँ पे फिर से अगर सपोज बेंडिंग स्ट्रेस दिया है तो डायमीटर निकल जाएगा, और प्रीवियस इक्वेशन में जो सिर्फ इतना है मैक्सिमम इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, तो इस इक्वेशन से भी फिर से हमें डायमीटर निकल जाएगा। तो एक्चुअली ये दोनों थ्योरी जो सजेस्टेड है व्हेन शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क एज वेल एज ए बेंडिंग मोमेंट, तो दोनों थ्योरी हम अप्लाई करेंगे। नोट ये है इस दोनों थ्योरी की कि दोनों थ्योरी हम शाफ्ट पे अप्लाई करेंगे, और जो बिगर डायमीटर मिलेगा कैलकुलेशन से वो हमारा यूजफुल डायमीटर रहेगा। सपोज हमें डायमीटर मिला 83 mm, सपोज नीचे मिला 86 mm, मतलब पहली थ्योरी से मिला 83, सेकंड थ्योरी से मिला 86 mm, सो फाइनल आंसर विल बी 86 mm, बट 86 नॉट विल नॉट बी द फाइनल आंसर। हमें करना क्या है कि डाटा बुक से चेक करना है कि इसका जो स्टैंडर्ड डायमीटर क्या है। सपोज 86 के बाद में 90 होगा, या फिर 85 के बाद में डायरेक्टली 90 होगा, सो 86 हम कंसिडर नहीं कर सकते, विल गो फॉर डायरेक्टली 90 mm। ओके, सो स्टैंडर्ड डायमीटर हम हर बार यूज करेंगे, एंड वो डायमीटर जो वैल्यूज है वो हम डाटा बुक से चेक करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी टू थ्योरीज। एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। इस न्यूमेरिकल का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर लिया है, तो वो चेक करो। न्यूमेरिकल नंबर 1, वन मोर थिंग, सपोज हमने यहाँ पे जब भी डिस्कस किया तो हमारा डायमीटर था d। सो सपोज अगर हॉलो डायमीटर है तो उसके लिए जो टी का इक्वेशन क्या था हमारे पास में, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ मैक्स। अब यहाँ पे था डी क्यूब, अगर हॉलो डायमीटर है हमारे पास में, सो दैट फॉर्मूला विल बी डी ओ क्यूब
इन ब्रैकेट 1 माइनस k रेज टू 4, वेयर k क्या है, k विल बी रेशियो ऑफ इनर डायमीटर टू आउटर डायमीटर। और यही हमारे पास में इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है, हाफ ब्रैकेट में m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर इक्वल टू क्या था, पाई बाय 32 सिग्मा b मैक्स एंड d क्यूब, सो यहां पे रहेगा do क्यूब 1 माइनस k रेज टू 4, अगेन k विल बी रेशियो ऑफ इनर डायमीटर टू आउटर डायमीटर। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट न्यूमेरिकल। चेक इन योर पीडीएफ शीट। A solid circular shaft is subjected to bending moment of 3000 न्यूटन मीटर एंड टॉर्क ऑफ 10,000 न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे दोनों दिए हैं, टॉर्क भी दिया है और बेंडिंग मोमेंट दिया है। तो सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं। बेंडिंग मोमेंट दिया है m इक्वल टू 3000 न्यूटन मीटर एंड टॉर्क दिया है 10,000 न्यूटन मीटर, दोनों दिया है। ओके, शाफ्ट इज मेड ऑफ 45 C8 स्टील। अब 45 C8 क्या एक स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन है स्टील मटेरियल का, हैविंग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 700 मेगापास्कल एंड अल्टीमेट शियर स्ट्रेस 500 मेगापास्कल। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेस दिया है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस दिया है 700 MPa मेगापास्कल 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, शायद भूल गए होगे आप। किलो स्टैंड्स फॉर 10⁻³ मेगा स्टैंड्स फॉर 10⁶, गीगा स्टैंड्स फॉर 10⁹ ओके, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 बार इक्वल टू 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर है और ये बस कन्वर्शन यूनिट है, किलो मेगा गीगा, सो मेगा पास्कल, व्हाट इट। नाउ अल्टीमेट शियर स्ट्रेस टाउ दिया है, लेकिन ये दोनों वैल्यू मैक्सिमम दिए है या फिर अल्टीमेट दिए है, सो मैक्सिमम लिखो या फिर अल्टीमेट लिखो। अल्टीमेट ये दिया है 500 मेगा पास्कल 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, एज्यूमिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है FOS इक्वल टू 6, डिटरमाइन डायमीटर। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है तो देखो ये पढ़ाया था मैंने, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज व्हाट, रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। मतलब जब भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है तो जो स्ट्रेसेस वैल्यू है ना वो मैक्सिमम दी हो रहेगी, वर्किंग नहीं दी होगी, परमिसिबल नहीं दी है, तो हमें वो परमिसिबल वो वर्किंग स्ट्रेसेस की वैल्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी से निकालनी है। सो यहाँ पे सबसे पहले जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस दिया है, मतलब यहाँ पे ये जो कौन सा है वो बेंडिंग स्ट्रेस है, सो सिग्मा बी ये क्या रहेगा, मैक्सिमम बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया है 6, तो ये आना चाहिए बेंडिंग स्ट्रेस इज 116.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये कन्वर्ट कर लो लगे तो कोई इशू नहीं है। जैसे ये 700 मेगा पास्कल को जब हम कन्वर्ट करते हैं या फिर 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं तो यही वैल्यू आएगी 700 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये आएगी 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो और टाउ आना चाहिए, टाउ जो वर्किंग है परमिसिबल है वो, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दैट इज 500 बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज 6, तो ये आना चाहिए आपका 83.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि फाइनली डायमीटर हम mm में निकालने वाले इसलिए सब कुछ हम mm में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके चलो ठीक है, तो सपोज d हो गया हमारा डायमीटर ऑफ शाफ्ट। अब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी दिया है, टॉर्क भी दिया है, ये भी कन्वर्ट कर लो लगे तो आप 3000
न्यूटन मीटर है तो 10⁻³ आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁶ न्यूटन mm। अब ये आएगा 10,000 × 10⁻³ न्यूटन mm। मीटर को मैंने mm में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बाकी सब हम mm में यूज करने वाले। सो सबसे पहली थ्योरी हमारी क्या थी, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट क्या था हमारा, TE √m² प्लस t²। आपके पास में m वैल्यू भी है, t वैल्यू भी है, चलो यूज कर लो। सो √m है हमारे पास में, यस 3 × 10⁻⁶ का स्क्वायर प्लस 3, 4, 5, 6, 7 या फिर 10,000 × 10⁻³ लिखो, कोई इशू नहीं है, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आनी चाहिए 10.44। प्लीज चेक दी आंसर्स ऑन योर कैलसिया। 10.44 × 10⁻⁶ न्यूटन। देखो हमने क्या निकाला, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, मोमेंट है फोर्स इनटू डिस्टेंस, सो यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन mm, क्योंकि डिस्टेंस हमारा mm में है, ओके। यहाँ पे भी देखो बेंडिंग मोमेंट है, ट्विस्टिंग मोमेंट है तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो यूनिट रहेगा आपका फोर्स डिस्टेंस। चलो इसी फॉर्मूले की राइट हैंड साइड क्या है या फिर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट π/16 टाउ d³ इक्वल टू वैल्यू है हमारे पास में 10 पॉइंट, या फिर ये लिखो सबसे पहले m² प्लस t²। सो ये वैल्यू है आपके पास में 10.44, यहाँ पे है π/16। टाउ कितना है हमारे पास में, यहाँ पे टाउ हम यूज करेंगे अपना जो वर्किंग है, वो वर्किंग कितना था हमारा, टाउ 83.3 एंड d³। सो कंप्लीट इक्वेशन से आपको d मिल जाएगा, ओके। तो यहां से हमें d मिलना चाहिए 86 mm। तो हमने बस ये एक थ्योरी यूज की जहां पे हमने इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट यूज किया। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का भी इक्वेशन है हमारे पास में, वो यूज करेंगे, देख लो यही, यहां से 86 आया, याद रखो। इक्वेशन फॉर इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट m इज इक्वल टू क्या था, हाफ ब्रैकेट में m प्लस √m² प्लस t²। स्ट्रेसेस की आपको हर बार वर्किंग वैल्यू ही यूज करनी है, परमिसिबल वैल्यू यूज करनी है, आपको मैक्सिमम वैल्यू यूज नहीं करनी है। वैसे भी अगर वो डायरेक्ट दी और फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दिया, मतलब क्या वही वैल्यू यूज करनी है। यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी देने का मीनिंग भी वही था कि सबसे पहले उसको वर्किंग स्ट्रेस में कन्वर्ट करो और बाद में यूज करो। नाउ सबसे पहले ये वैल्यू निकालेंगे और इसकी साइड है π/32 सिग्मा b इंटू d³, ठीक है। तो सबसे पहले ये वैल्यू निकालो, हाफ m कितना है आपके पास में 3 × 10⁻⁶ प्लस √ फिर से वही 3 × 10⁻⁶ स्क्वायर प्लस t की वैल्यू हमने निकाली थी 1 × 10⁻⁷ स्क्वायर। ऑलरेडी ये वैल्यू आपके पास में वैसे तो कैलकुलेटेड थी, जो पिछले टर्म में हमने कैलकुलेट की थी, तो ये आना चाहिए 6.72 × 10⁻⁶ न्यूटन mm। क्या निकाला हमने, ट्विस्टिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट निकाला, मोमेंट ही है डिस्टेंस, सॉरी फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये वैल्यू निकाल ली हमने, ये वैल्यू इक्वल, सॉरी ये टर्म इक्वल टू ये टर्म, तो अब इस वैल्यू को इस टर्म से कंपेयर करेंगे। सो π/32 सिग्मा b d³ इक्वल टू वैल्यू हमारे पास में 6.72 × 10⁻⁶। सो सिग्मा b की वैल्यू क्या थी, वो निकाली थी हमने ये, ठीक है। ये वैल्यू यूज करनी नहीं है, सिग्मा b इज 116.7, सो 116.7 d³। कंप्लीट टर्म में सिर्फ d अननोन है, d निकल जाएगा यहाँ से और d आना चाहिए यहाँ पे 83.7
83.7. So for the first equation we got d is equal to 86 mm, and for the second one we got d is equal to 83.7 mm, और हम वैल्यू ये चूज करेंगे और डायमीटर विल बी 86 mm एंड फ्रॉम स्टैंडर्ड डाटा बुक वो चेक करना है आपको टेबल d इज इक्वल टू जो नेक्स्ट डायमीटर स्टैंडर्ड डायमीटर होगा वो दिया है यहाँ पे 90 mm. ओके, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. ये निकालना जरूरी है, बाद में हम डाटा बुक से ये वैल्यू चूज करेंगे. सो फाइनली डायमीटर विल बी 90 mm. गॉट इट? समझ में आ गया? सो नेक्स्ट लेक्चर से अगेन कुछ और ज़्यादा न्यूमेरिकल और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे. थैंक यू.